हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे गॉस लॉ डिस्कस करेंगे। और लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात की थी। वो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसको मुझे यहाँ यूज करना पड़ता है, इसलिए मैंने पहले उसकी बात की। और वहां पर एक टर्म थी एरिया वेक्टर, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब भी मुझे फ्लक्स की बात करनी है मुझे एरिया वेक्टर भी चाहिए होगा, तो वो दोनों चीजें मुझे यहाँ यूज करनी है। ठीक है बच्चा, तो सबसे पहले व्हाट दिस लॉ स्टेट्स, इट स्टेट्स दैट द flux of net electric field, flux of net electric field through a closed surface, through a closed surface is equal to 1 upon epsilon naught times the total charge enclosed within the surface, enclosed within the surface। ठीक है बच्चा जी, मुझे इसको वेरीफाई करना है। अब प्रॉब्लम क्या, इसका कोई डायरेक्ट प्रूफ नहीं है, हाँ, लेकिन कूलम्स लॉ इससे पहले डिफाइन हो चुका था, तो उसकी मदद ले सकते हैं इसको डिराइव करने के लिए। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं जी, ये पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, ये रख दिया मैंने यहां पर। इसका फील्ड कैसा होगा, रेडियल आउटवर्ड होगा। तो मैंने क्या कि एक सरफेस ड्रॉ करी, मैंने ये सरफेस ड्रॉ कर ली, मैंने एक बिल्कुल स्फेरिकल शेप की सरफेस ड्रॉ की, मैंने ये ड्रॉ कर ली। मैंने पहले इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगी, फ्लक्स क्या होती है बच्चा जी, इन जनरल तो मैं यही पढ़कर आया हूं, ई डॉट डी एस ओवर ए क्लोज्ड सरफेस। वो कहता है दिस शुड बी इक्वल टू टोटल चार्ज एनक्लोज्ड। अब चार्ज एनक्लोज को मैं नाम दे रहा हूं नया आज, क्यू इन, चार्ज इन साइड। ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म हो गई। अब मैंने कहा मान लो चलो हम क्या करते हैं, इसी सरफेस की बात करिए, ये भी क्लोज्ड सरफेस है। तो मैंने कहा यहां फील्ड कैसा होगा भाई, ऐसा होगा। यहां पर एक छोटा सा एरिया एलिमेंट बना लिया, उसको नाम ds दे दिया, उसके ऊपर एन कैप भी इसी डायरेक्शन में होगा बच्चा जी। ये तो मैंने पढ़ा वेक्टर के अंदर, ये मेरा एन कैप भी इसी डायरेक्शन में होगा। दिस इज माय एन कैप, ये छोटा एरिया ds है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ये कोई डाउट हो बेटा इसके अंदर, क्योंकि फिगर को समझते रहेंगे और क्लियर करते रहेंगे। What is d phi across this surface, जो छोटी सी सरफेस बनाई है, d phi क्या होगा भाई, d phi what will be your d phi? हाँ जी बच्चा जी, E dot ds is equal to E vector dot n cap ds। ठीक हो गया, यही होगा d phi। मुझे तो पूरी फ्लक्स की बात करनी है, तो what is phi इंटीग्रल over a closed surface EDS is equal to integral over a closed surface n cap ds। what is phi, दोबारा फिर चेक करते हैं। इंटीग्रल, अब चेक कर लो, E और n कैप दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो क्या होगा, a डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b, वो 1 आ जाएगा, इनटू एंगल 0 है, cos 0 आ जाएगा, इनटू ds। चेक कर लो बच्चा, को डाउट हो उसके अंदर। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू एंगल बिटवीन द टू, और ds साथ में आ गया। अब अगर मैं चेक करूं ध्यान से, जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है ओवर दिस स्फेरिकल सरफेस हर जगह सेम होगा, क्योंकि डिस्टेंस r मान लेते हैं, चलो ये रेडियस r है, तो यहां पर भी उतने होगा। फील्ड तो रेडियल आउटवर्ड होता है बेटा जी। फील्ड इस स्फेरिकल सरफेस पे हर जगह सेम होगा चार्ज पार्टिकल का। तो E को बाहर निकाल देते हैं, फाई इज इक्वल टू E इंटीग्रल ds। व्हाट इज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर इनटू व्हाट इज सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फीयर, 4 पाई r स्क्वायर। r स्क्वायर से r के कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो व्हाट इज फाई, Q बाय एप्सिलॉन नॉट आ गया। मींस फ्लक्स जो है वो चार्ज इनसाइड आ गया।
तो इसको मैं क्यू इन लिख सकता हूं यहां से, देख लो। तो मैंने क्या किया, ये गॉसेस लॉ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने यूजिंग गॉस लॉ निकाला हुआ है, तो मैंने इसको वेरीफाई करने के लिए गॉस लॉ को यूज किया। इसको कोई डायरेक्ट मेरे पास वो नहीं है प्रूफ के भी ऐसे से, हाँ एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन मेरे पास है इसकी, लेकिन मैंने क्या कहा आपको, कूलम्स लॉ को मैंने पहले डिफाइन कर लिया था गॉस लॉ से सॉरी, तो मैं उसको यूज करके इसको बता रहा हूं कि ये ऐसे बनता है, ये कोई डाउट है उसके अंदर। ये आपकी बुक्स में आराम से लिखी हुई, ये आपके एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, सॉरी आर्टिकल है, सीबीएसई में आएगा, यहां तक सॉल्व करवा लेता हूं आपसे, ये सीबीएसई के लिए है। अब थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। यहां पर वर्ड लिखा हुआ है टोटल चार्ज एनक्लोज्ड विद इन क्लोज्ड सरफेस की बात की, ये रही क्लोज्ड, और ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की। ये दो वर्ड थोड़े से मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक ही है, इसका नेट की वर्ड क्यों लगाया मैंने, ये थोड़े से डिस्टर्ब कर रहे हैं। और वर्ड लगाया क्लोज्ड सरफेस। क्लोज्ड सरफेस तो किसी भी शेप की हो सकती थी, मैंने तो सिर्फ स्फेरिकल के लिए बात की है। और ये नेट वर्ड क्यों लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्ड क्यों नहीं लगाया उसने? ये दो वर्ड मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, जो मुझे आगे फिर कंपटीशन में काम आएंगे। मैं तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, तब जाके मैं इसको जनरलाइज वे में इस आर्टिकल को यूज कर सकता हूं। तो पहले मैं कोशिश करता हूं इसको दिखाने के लिए, फिर उसको वेरीफाई करेंगे भी हमने ऐसा काम क्यों किया। तो यहां तो कोई डाउट हो बच्चों आपको? चले अब फिर देखते हैं थोड़ा सा, लो जी फिर देखते हैं। अगर मैंने कहा, अभी सरफेस की बात नहीं करता, अभी मैं स्फेरिकल सरफेस की बात करता हूं। ये मेरे पास एक स्फेरिकल सरफेस है, उसके अंदर चार्ज Q1 भी पड़ा हुआ है, चार्ज Q2 भी पड़ा हुआ है, चार्ज Q3 पड़ा हुआ है। तो व्हाट इज बाय दिस फॉर्मूला, व्हाट इज फाई, हाँ जी Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, चार्ज एनक्लोज्ड विद इन द सरफेस। अब अगर मैं ये पॉइंट लूंगा, ध्यान से सुनना, जी सरफेस बनाऊंगा, तो इसका फील्ड ऐसे जाएगा, इसका फील्ड ऐसे जाएगा, इसका फील्ड, तो यहां नेट फील्ड निकालना पड़ेगा मुझे पहले, इसलिए मैंने वर्ड लगाया नेट फील्ड। नेट फील्ड वर्ड लगाया मैंने इसलिए, तीनों का फील्ड अलग अलग डायरेक्शन में होगा, तो नेट फील्ड निकाल के इसकी एन कैप की डायरेक्शन एक ही है, तो सबके वो मुझे ई डॉट एन डी एस निकालने पड़ेंगे अलग अलग सबके। मैंने वर्ड क्या लगाया था, नेट द फ्लक्स ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर तीन चार्जेस है, तीनों के यहां पे अलग अलग डायरेक्शन में फील्ड होंगे, हम पढ़ कर आए हैं ये बात तो सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस के अंदर, कि अगर ये चार्ज है इसका फील्ड ऐसे होगा, अगर एक चार्ज यहां रखा हुआ है इसका फील्ड ऐसे होगा, अगर एक चार्ज यहां रखा हुआ है इसका फील्ड ऐसे होगा। सपोज ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है, ये चार्ज Q3 है, तो ये फील्ड E2 होगा, ये फील्ड E3 होगा, ये फील्ड E1 होगा। और सपोज ये मेरी एक सरफेस है, बन गई बात, देखो जी चार्जेस तीनों सरफेस के अंदर आ गए, देख लो, कोई डाउट हो उसके अंदर? इसलिए वर्ड मैंने लगाया है सरफेस द फ्लक्स ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर एक चार्ज बाहर रख दूं मैं Q4, क्या उसका फील्ड नहीं होगा? चलो चार्ज को रखते हैं, हम यहां रखते हैं बाहर, ताकि नजर आए मुझे, फील्ड की डायरेक्शन में अलग से दे सकूं। एक चार्ज चलो मैंने कहां रखा, ये सारे बना लिए, यहां रख दिया, चलो यहां रखा बाहर Q4, और एक चार्ज रखा ये मैंने Q5, यहां पर भी रख दिया। क्या इस चार्ज का फील्ड नहीं होगा यहां पर इस डायरेक्शन में, दैट इज E4? क्या इस चार्ज का फील्ड नहीं होगा यहां पर इस डायरेक्शन में, दैट विल बी E5? हाँ जी, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, ध्यान से सुनना। डेफिनेशन मैंने ये लिखी थी, फाई इज इक्वल टू E डॉट ds ओवर ए क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू Q इन बाय एप्सिलॉन। ये जो फील्ड है ये तो ड्यू टू ऑल द चार्जेस Q1 से लेकर Q5 तक सारों का है, फील्ड सबका है ये। और यहां जो Q इन है उसमें सिर्फ तीनों आएंगे ओनली, यहां पर Q1 Q2 Q3 सिर्फ तीन आएंगे, और यहां पांच, इस फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए पांचों आएंगे। इसको कैलकुलेट करना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पांचों की है यहां पर। मेरी बात को ध्यान से समझो, वो जो डेफिनेशन मैंने लिखी थी, ये वाली डेफिनेशन, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो जितने भी चार्जेस आपके पास, उसको वहां होस्ट तक वो चार्जेस, स्पेस में जितने भी चार्जेस हैं उन सबका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है।
लेकिन जो मैंने गॉसियन जो सरफेस बनाई है जिसकी मैं बात कर रहा हूं उसके अंदर जितने चार्ज आएंगे इधर वो वाले हैं सिर्फ। पहली बात कोई डाउट हो इसके अंदर। अब मन में क्वेश्चन ये आता है हम इनको काउंट क्यों नहीं करते बाहर वालों को, ये मन में क्वेश्चन आता है। मन में क्वेश्चन ये आता है कि हम इनको काउंट क्यों नहीं करते बाहर वालों को। लो जी उसको भी देख लेते हैं। मैंने क्या कहा, मन में क्वेश्चन ये आता है कि जो बाहर वाले उनको काउंट क्यों नहीं करते। लो जी ये एक मेरी, चलो पहले डॉटेड बना रहा हूं क्योंकि डॉटेड चल रही है सारी। ये मेरी एक गॉसियन सरफेस है। ये चार्ज एक यहां रखा मैंने Q1, ये चार्ज एक मैंने Q2 यहां रखा, Q3 यहां रखा और Q4 मैंने थोड़ा सा ताकि लाइनें दिखा सकूं मैं आपको, Q4 ये रखा और Q5 ये रखा। इसका फील्ड अब देखो यहां से एंटर करेगा और यहां से निकल जाएगा, तो इन और आउट का अभी तो पढ़ कर आया हूं फ्लक्स के अंदर लाइन एंटरिंग एंड लीविंग अगर हो बराबर हो तो काउंट वो जीरो करती है फ्लक्स। इसकी कंट्रीब्यूशन फ्लक्स में जीरो है, इसकी कंट्रीब्यूशन फ्लक्स के अंदर जीरो है। इसकी बात कर लेते हैं। देखो जी इसकी भी गई और निकल गई बाहर, इनकी सिर्फ बाहर निकल रही है। मान लो पॉइंट, अब सॉरी मुझे पॉइंट लेना पड़ेगा, किस पॉइंट पे बात करनी है उस पॉइंट की तो बात करनी पड़ेगी ना बेटा साथ साथ मेरे को। कोई बात नहीं। सपोज मैं इस पॉइंट पे बात कर रहा हूं, इस पॉइंट के ऊपर, तो इस पॉइंट के लिए ये निकल गई बाहर, इस पॉइंट के लिए ये निकल गई बाहर, इस पॉइंट के लिए इस वाले की सिर्फ बाहर आ रही है, इनकी अंदर गई और ये बाहर आ गई। इनकी मैं डबल एरो लगा रहा हूं, इनके डबल एरो लगा रहा हूं, ये गई और बाहर आ गई। इनकी सिर्फ बाहर आ रही है। देख लो जी 1 की भी ऐसे ही, यहां से दिस विल बी E1, दिस विल बी E3। व्हाट इज Q2 मैंने यहां रखा है, कोई बात नहीं, इसको Q2 को ताकि लाइन यहां रख देते हैं Q2 को। ये दिस इज योर E2, दिस इज योर E5, दिस इज योर E4। इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहां सबका है देखो, लेकिन फ्लक्स कंट्रीब्यूशन इनकी नहीं है, इनकी है लेकिन वो नलीफाई हो रही है अंदर जाते हुए और बाहर आते हुए। क्योंकि जब मैं यहां की बात करूंगा आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल यहां ऐसा आएगा, यहां ऐसा आएगा, वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, वो दोनों सेम डायरेक्शन में आएंगे, फिर वो क्या हो जाएंगे, उनकी कंट्रीब्यूशन दोनों आपस में। हमने पहले बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, इधर एन कैप है उधर प्लस एन कैप है, इधर को भी तो एंगल 180 डिग्री है, वो कैंसिल हो गया, वो काम यहां हो रहा है। थोड़ा सा आइडिया मिला। अब मन में बात एक आती है कि हमने हर दफा ये क्लोज्ड सरफेस की बात कर रहे हैं और एक स्फेरिकल सरफेस, अगर क्यूब होगा तब क्या करेंगे भाई, वो भी तो एक क्लोज्ड सरफेस है, उसका एरिया तो वो नहीं होता जो मैंने कहा था अभी 4πr² और 4π से 4π मेरा कट गया था, आर से मेरा इंटेंसिटी रिलेशन में आया हुआ था, जैसे अभी किया था मैंने। इंटेंसिटी मेरी Q/4πε0r² थी और ये 4πr² आ गया था, तो मैंने सॉल्व करके कह दिया था फ्लक्स इज इक्वल टू Q/। तो यहां तो ऐसा कोई, यहां तो जो अगर वॉल्यूम एरिया आएगा वो तो 6a² आएगा, जो अगर क्यूब है, ये क्यूबाइड है तो फिर कुछ और ही आएगा, 2ab + 2bc 2c क्या आएगा। तो यहां कैसे काटूंगा अभी मैं, यहां कैसे ये Q/ε0 आएगा। अब मन में सवाल ये आता सेकंड क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन मैंने सबसे पहले आपका आर्टिकल किया है एनसीईआरटी वाला। अब मैंने कहा मुझे दो वर्ड डिस्टर्ब कर रहे हैं, एक तो क्लोज्ड सरफेस वाला डिस्टर्ब कर रहा है और एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्लक्स। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्लक्स तो मैंने क्लियर कर दी आपको। क्लोज्ड सरफेस में मैंने सारी आपको अभी स्फेरिकल सरफेस से बताई है। अब मैं उस पर आ गया हूं कि मुझे ये डिस्टर्ब कर रहा है, इसके लिए मुझे थोड़ा सा और इन डेप्थ एनालिसिस करना पड़ेगा इसका। मुझे एक नई चीज पढ़नी पड़ेगी, सॉलिड एंगल। मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा, सॉल्व। बेसिकली जो इसमें कंसेप्ट यूज हो रहा है वो यहां तो मैंने क्या कहा आपको, मैं इसको वेरीफाई कर देता हूं यूजिंग कूलम्स लॉ। मैंने यही कहा पहले आपको, क्योंकि इसकी कोई मेरे पास वो नहीं है, डेरिवेशन नहीं है कोई, इसका सिर्फ एक्सपेरिमेंटल ऑथेंटिकेशन है इसकी। हमने इसको डिराइव किया यूजिंग कूलम्स लॉ। आपको एक सिंपलीफाइड सर्कल दिखा दिया मैंने। तो मैं थोड़ा सा इसका इन डेप्थ एनालिसिस कर रहा हूं जहां से वो एनी शेप के ऊपर चलेगा। फिर ये तो हम उसको कर लेते हैं एग्जाम की। मैं ये नहीं कह रहा आपको एनसीईआरटी में आएगा, लेकिन अगर मुझे माइंड वाइज आई विल बी कॉन्फिडेंट कि हाँ एनी शेप में ये काम करता है तो मैं लगा पाऊंगा ना उसको फिर बेटा मैं। ठीक है, चलते हैं। सॉलिड एंगल डिस्कस करना है मुझे, सॉलिड एंगल डिस्कस करना है। मैं फिर कह रहा हूं कि
ऑल्दो आपकी एनसीईआरटी बुक में काम चल जाएगा सारा, आर्टिकल आपने कर लिया है, काम चल, लेकिन मैंने फिर रिपीट किया वर्ड कि जो क्लोज्ड सरफेस है, मैंने सारा काम स्फेरिकल सरफेस है जिसका मुझे एरिया 4 पाई आर स्क्वायर निकालना आता है, मेरा आर स्क्वायर 4 पाई से 4 पाई क्यूब बाय बड़े आराम से रिजल्ट आ गया। लेकिन अगर सरफेस किसी और शेप की होगी तो क्या करूंगा मैं? चलें बच्चा जी आगे। तो मुझे सॉलिड एंगल निकालना है। कहते अगर मान लो कोई कर्व है, आपने ड्रॉ किया, कर्व ड्रॉ किया, हमने कहा भी इस पॉइंट पे कितना एंगल बनाएगा, तो आप क्या करोगे, ऐसे लाइनें ड्रॉ करोगे, ये एंगल सबटेंडेड है थीटा, देख लो यही तो एंगल सबटेंडेड बाय द कर्व। अब यहां पर इस कर्व को अगर मैं एक सरफेस से रिप्लेस कर दूं और उसके सारे पॉइंट जितने भी उसके कंटूर के ऊपर हैं, कंटूर समझते हो ना, जैसे छाता होता है अम्ब्रेला, उसके जो पेरिफेरी है उसको कंटूर बोल देते हैं, उनके सारे पॉइंट ज्वाइन कर दो। ये पॉइंट ज्वाइन कर दिए सारे मैंने। ठीक हो गया बच्चा जी? कहते हैं ये जो एंगल बनाएंगे इसको सॉलिड एंगल बोलते हैं। बस कर्व का एंगल, सिंपल एंगल जो पढ़ते हैं हम लोग थीटा एल बाई आर वाला, ये सॉलिड एंगल है। इसको फिर मैं ऐसे मेजर करता हूं, ऐसे अंदर को पूरा घूमने वाला एंगल, पूरा घूमने, उसको सॉलिड एंगल बोलते हैं। कहता अगर आपने इसको मेजर करना है कोई दिक्कत नहीं, कहता एक इसको पॉइंट को सेंटर मानो, कोई भी आपकी मर्जी है, कंपास खोल लो, इससे बाहर ना अंदर है कंपास, और रेडियस आर से ड्रॉ करो एक आर्क, ये रेडियस आर होगी। इसकी जो लेंथ आई है, ये जो लेंथ है, इसको एल बोलते हैं बेटा। व्हाट इज थीटा? आर्क अपॉन रेडियस, तो व्हाट इज थीटा? एल बाई आर आ जाएगा बच्चा जी। बस ये तो पढ़कर आया मैं 9th क्लास से। यहां भी कहते हैं इसको सेंटर मानो, एक स्फीयर ड्रॉ करो, पूरा स्फीयर ड्रॉ किया आपने। अब यहां क्या होगा, ध्यान से सुनना, अब इमेजिन करो 2D फिगर है ये, जब मैं इसको कट करूंगा तो जस्ट लाइक सॉफ्टी कोन कट हो जाएगा, जस्ट लाइक सॉफ्टी कोन कट हो जाएगा पूरा। इसका कुछ एरिया होगा, ये एरिया होगा कुछ सॉफ्टी कोन का, ऊपर सरफेस एरिया सॉफ्टी कोन का। तो व्हाट इज ओमेगा? कहता है जी एस बाई आर स्क्वायर होते, ये भी रेडियस आर है। बस क्योंकि एरिया था तो रेडियस का स्क्वायर आ गया, सिंपल लेंथ थी तो आर आ गई, क्योंकि एंगल इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी, एंगल इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ठीक हो गया, कोई बात नहीं। कहता अगर बिल्कुल स्मॉल इंटरसेप्ट हो, ये छोटा सा इंटरसेप्ट था, ये इसका सेंट्रल पॉइंट है बच्चा जी, कहता है, तो मैं तो थोड़ा बड़ा बनाऊंगा क्योंकि मुझे फिगर क्लियर करनी है। तो कहता क्या होगा, यहां पर डेल्टा थीटा क्या होगा, ये सपोज डेल्टा थीटा। व्हाट इज डेल्टा थीटा? ये डेल्टा एल है भाई, तो डेल्टा एल बाई आर, आर मैंने ये सेंट्रल वाली लिया, ध्यान रखना। यहां पर कहता अगेन अगर ये सिचुएशन हो, अगर ये सिचुएशन हो, सॉरी क्योंकि वही फिगर है, इफ दिस इज, ये सेंट्रल वाला वही आ रहा है और ये आपका डीएल है, तो कहता है यहां पर एक नॉर्मल प्लॉट करो ना, कहता है ये नॉर्मल को मैं डॉटेड बना रहा हूं भाई, नॉर्मल प्लॉट करो। ठीक हो गया, ऊपर भी लाइन है डॉटेड है भाई, क्योंकि मैंने इसको एक्सटेंड किया इसको। अगर ये डेल्टा एल है तो व्हाट विल बी दिस डेल्टा एल, ये एंगल को थीटा, तो ये एंगल सपोज मैंने लगाया अल्फा, दिस एंगल इज अल्फा, तो ये क्या बन जाएगा, इसको नीचे लिखता हूं मैं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, दिस एंगल इज अल्फा, तो आपकी ये क्या बन जाएगी, डेल्टा एल कॉस अल्फा बन जाएगी, क्योंकि मुझे तो नॉर्मल वाली लेनी है ना मेरा बेटा जी। तो व्हाट इज योर डेल्टा थीटा ओवर हेयर, डेल्टा एल कॉस अल्फा बाय आर, यही हो जाएगा। चेक कर लो इसके अंदर सारी बातें। मैंने कहा अगर ये तो बड़े एंगल की बात की, मैंने कहा अगर एंगल स्मॉल है तो ये नॉर्मल वाली आर्क, उसका सेंटर से रेडियस डेल्टा एल बाय आर। यहां पर मेरे पास क्या था, थोड़ा बड़ा बनाता है इस फिगर को पहले मैं, यहां पर मेरे पास क्या था, ये सेंट्रल वन है, ये ऐसे आ रही है, ये मैंने कहा ये है और एक ये है। ठीक है बच्चा जी, तो मैंने कहा नॉर्मल प्लॉट करो, तो इसके ऊपर जाना पड़ा और ये नीचे यहां कट गई। तो अगर ये मेरे पास डेल्टा एल है तो, और ये एंगल अल्फा है, व्हाट विल बी दिस डेल्टा एल कॉस अल्फा बन जाएगी। ये कंसेप्ट मैंने यहां यूज किया बच्चा जी, कोई डाउट हो देख लो, ऐसे ही पढ़ते हैं हम लोग, या ऐसे ही होगा जनरलाइज करने के लिए। अब ऐसे ही बात कर लेते हैं आपकी स्मॉल सॉलिड एंगल की, कि भी ये एक सरफेस है, ये अगर एस सरफेस है, डीएस मान देंगे इसको भी हम, और वही सेंटर से एंगल ये आर है, डॉटेड लगा के, ये रेडियस आर है, ये आपका क्या है डीएस है। तो व्हाट इज डी ओमेगा बच्चा जी,
ds बाई आर स्क्वायर। ऐसे ही यहां पर अगर ये सरफेस घूम गई है ऐसे लाइक दिस, वही सेंट्रल पॉइंट है, ये ऐसे है और ये ऐसे है, एक नॉर्मल प्लॉट किया मैंने, ठीक है बेटा, एक ये प्लॉट किया, अगर ये एंगल फिर अल्फा है तो दिस डी ओमेगा विल बी हाउ मच, क्योंकि इसको कोशिश करके एस सर्कुलर बनाना, तो डी ओमेगा इज इक्वल टू डी एस कॉस एल्फा बाई आर स्क्वायर। यहां तो कोई डाउट हो बच्चा जी आपको? अब अगर इस एंगल में कंप्लीट सर्कल हो जाए, इसके लिए फॉर कंप्लीट सर्कल, तो व्हाट इज दिस, 2 पाई आर हो जाएगा सरकमफ्रेंस, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू 2 पाई आर, आर्क की लेंथ हो जाएगी, बाई आर इज इक्वल टू 2 पाई। फॉर स्फीयर तो व्हाट इज एस, एस क्या है, डेल्टा ओमेगा, ये रहा, तो व्हाट इज ओमेगा, एस कितना होता है बच्चा जी, 4 पाई आर स्क्वायर होता है अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई। ये मैंने दोनों के लिमिटिंग केस भी बता दिए, ये हो गया जी। यहां से एस इज 4 पाई आर स्क्वायर, ये बीच का अगर छोटे छोटे ऐड करने पड़ते हैं तो ये काम करना पड़ेगा, अगर पूरा बड़ा पता है तो इससे चलेगा काम। ये पूरे बड़े के लिए काम है, ये छोटे छोटों के लिए काम है, अगर बीच में काम करना तब ये मुझे यूज करना छोटे छोटे वाला। कोई डाउट हो बच्चा इसके अंदर? कोई डाउट हो बच्चा? यहां एक चीज और ध्यान देनी है मुझे, ये जो पॉइंट है जिसके अराउंड में प्लेन एंगल और आपका सॉलिड एंगल निकाल रहा हूं, वो सरफेस के अंदर आ रहा है, ध्यान से देख लो। सरफेस ड्रॉ किया था स्फीयर यहां पर, तो स्फीयर अंदर था, वो देख लो जी, यहां ड्रॉ किया था, ये भी अंदर था, पॉइंट अंदर आ रहा है। पहली बात, पॉइंट अंदर आ रहा है। अगर पॉइंट बाहर होगा तो क्या होगा, नेक्स्ट इशू ये आ जाएगा मेरे लिए। इसमें कोई डाउट हो, सॉलिड एंगल एट ए पॉइंट इनसाइड, एट ए पॉइंट, या चलो हाँ ठीक है, एट ए पॉइंट इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस, इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस। अगर वो प्लेनर सरफेस है तो ये सिचुएशन है, अगर आपकी वो स्फेरिकल सरफेस है, वॉल्यूम वाइज है, तो ये सरफेस सिचुएशन है। कोई डाउट हो बच्चों? कोई डाउट हो इसके अंदर? देख लो आपके सामने, मैंने कहा ये पढ़कर आया हूं मैं, ये मैंने आपको आज बता दिया ऐसे होता है। अगर स्मॉल एंगल है तो यहां ये होगा, अगर आपको उस समय जो रेडियस है वो ओब्लिक है तो आपको पहले निकालनी पड़ेगी नॉर्मल डायरेक्शन में, उसके बाद आप ऐसे डिफाइन कर दोगे। ऐसी एंगुलर के अंदर बात, सॉलिड के अंदर बात करोगे। इसका मतलब अगर आपको सिमेट्रिकल सरफेस है तो ये सिस्टम हो गया, अगर नहीं है तो इनको यूज करूंगा बीच में मैं, पहली बात। तो ये अगर पॉइंट, ये पॉइंट कहां है, देखो सरफेस के अंदर है। अगर पॉइंट लाइज आउटसाइड हो तब क्या करेंगे भाई? लो जी, रब कर दो बेटा, इसको देख लो, रब कर दे। इफ पॉइंट लाइज आउटसाइड द सरफेस, अब क्या होगा बच्चा जी, आउटसाइड द सरफेस, ठीक है। उसकी भी कोशिश करते हैं चीजों को क्लियर करने की। लो जी, मैं 3 सरफेस बना रहा हूं और कोशिश करके सेम साइज की, क्योंकि सेम साइज की बनेगी तो पिक्चर में क्लैरिटी आएगी, सेम साइज की नहीं बनेगी तो थोड़ा सा दिक्कत रहता ही है समझने के अंदर। तो सबसे लास्ट वाली, चलो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ये पॉइंट लिया अभी मैंने, तीनों का पॉइंट सेम डिस्टेंस के ऊपर है। लो जी, मैंने इसको सिर्फ आधी सरफेस मेरी ओपन है, बाकी क्लोज्ड है। व्हाट इज एंगल ओवर हेयर, एंगल ये बनेगा बच्चा जी। इसमें मैंने इसको और ज्यादा क्लोज कर दिया। व्हाट इज एंगल ओवर हेयर, अब ये एंगल बड़ा है, ये एंगल बड़ा है, ये एंगल बड़ा है, ये छोटा हो गया, इसको और क्लोज कर दिया। अगर मैं इसको सारी क्लोज कर दूं, एंगल कितना हो जाएगा बाहर, 0। देख लो, अब ये जो कंसेप्ट मैंने ज्योमेट्रिकली समझाया है, ये आपके रिंग के लिए भी चलेगा, रिंग के लिए भी चलेगा, रिंग में, और स्फीयर के लिए भी चलेगा। स्फीयर तो ये स्फीयर पड़ा, उसके लिए भी चलेगा। अब स्फीयर को तो मैं अगर 90 के एंगल पे घुमा दूंगा तब भी वैसे ही रहेगा वो, लेकिन अगर रिंग को घुमा दूंगा 90 एंगल पे तो पॉइंट के ऊपर एंगल बनेगा फिर दोबारा, मुझे ये भी समझना पड़ेगा। गेटिंग इट बेटा जी?
ये रिंग मैंने अगर ऐसे रखा हुआ, दिस इज रिंग, प्लेन के ऊपर रिंग रखा हुआ तो एंगल 0 हो गया बाहर। स्फीयर रखा हुआ उसका तो किसी भी उसमें ओरिएंटेशन में रखो 0 हो जाएगा, लेकिन जैसे रिंग को घुमाऊंगा तो इसका एंगल बनना शुरू हो जाएगा दोबारा फिर बाहर। तो मुझे वो भी कैलकुलेट करना आना चाहिए। ठीक है बच्चा जी, लो देखो ये मेरे पास एक सर्कुलर डिस्क है या रिंग है, की बात है, कोई डिस्क मान लेते हैं चलो। मुझे इस पॉइंट पे इसका एंगल बताना है, इस पॉइंट पे एंगल बताना है एट द डिस्टेंस एक्स। वो कहता है इसके लिए एक रिंग बनाओ जिसकी रेडियस a मान लो और थिकनेस dA मान लो। तो थिकनेस मैंने यहां नीचे सपोज कर दी भाई dA, बाहर लिख दी dA, और रेडियस इसकी बच्चा जी a है, ऐसे खड़ी है। तो अगर मैं नॉर्मल प्लॉट करूंगा इस रिंग के ऊपर तो ऐसे आएगा वो ds तो, लेकिन मुझे तो यहां बात करनी है, तो इस एंगल को अल्फा सपोज कर लो। सो दिस इज योर अल्फा। तो व्हाट इज द सॉलिड एंगल ऑफ दिस, सपोज द रिंग डी ओमेगा इज इक्वल टू ds cos अल्फा बाय रेडियस का स्क्वायर। अब रेडियस बनेगी ये वाली, ये a है ये x है, तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अंडर द रूट का होल स्क्वायर, ये बनेगी बच्चा रेडियस का स्क्वायर। व्हाट इज द डी ओमेगा, हाँ जी क्या बन जाएगा, ds कितना है, इस रिंग का एरिया वो चेक करो, वो 2 पाई a dA आएगा भाई, रिंग का एरिया 2 पाई a dA। देख लो, क्योंकि रिंग को हम लोग क्या सपोज करें, ये रिंग है जिसकी रेडियस कितनी है a है, थिकनेस dA है। अगर इस रिंग को काट के सीधा कर दूंगा तो लेंथ कितनी बन जाएगी 2 पाई a, थिकनेस उसकी dA, तो एरिया आ गया सीधा ही इंटू कॉस अल्फा। कॉस अल्फा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस ये रहा, हाइपोटेन्यूज ये रहा। इसको लिख ही देता हूं मैं एक बारी, तो ये भाई तो बन जाएगा x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर द रूट, और एक ऑलरेडी पड़ा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर द रूट का स्क्वायर ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो व्हाट इज योर डी ओमेगा, व्हाट इज डी ओमेगा, क्या बन गया भाई यहां से 2 पाई ए डी ए इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू 3/2, यही बन गया बच्चा जी, चेक कर लो। मुझे तो पूरी डिस्क का निकालना है, इसकी रेडियस सपोज कैपिटल आर है, ये रेडियस कितनी है बच्चा जी, सपोज इस पॉइंट से कैपिटल आर आई है, तो मुझे तो डी ओमेगा ओमेगा निकालना है। कांस्टेंट बाहर ले लेता हूं, तो 2 पाई कांस्टेंट है और एक्स डिस्टेंस भी फिक्स कर रखा है मैंने, तो 0 से r ए डी ए अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू 3/2। ठीक है बच्चा जी, अब बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड कर लो, तो इसको मुझे इंटीग्रेशन निकालनी है ए डी ए बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू 3/2 की। तो पुट कर लो बच्चा जी आप पहले, इसके लिए क्या पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर है टी स्क्वायर, तो एक्स तो कांस्टेंट है, 2a dA बराबर है 2t dt, तो ये बन जाएगा t dt अपॉन इसकी वैल्यू टी स्क्वायर है, तो ये टी क्यूब आ जाएगा बच्चा जी। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर, नीचे 1/t² बन जाएगा, तो ऊपर जाके t रेज टू -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1 सॉल्व करके ये -1/t आ जाएगी। ऊपर आ जाओ दोबारा फिर अब, तो व्हाट इज ओमेगा 0 to r, तो 2 पाई x बाहर है, उसको बाहर लिखते हैं, कोई बात नहीं, 2 पाई x बाहर लिखते हैं, दिस इज ओमेगा। हाँ जी इंटीग्रेशन कर दिया मैंने, कोई बात नहीं, वो आ गया -1/t, t क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर द रूट लिमिट 0 to r। ठीक हो गया बच्चा जी। अब ये बनेगा 2 पाई x तो ऑलरेडी है, पहले अपर लिमिट क्या बनेगी -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है जी, माइनस प्लस हो जाएगा। अब 0 पुट करना है a को, तो 1/x आ जाएगी सॉल्व करके। ठीक है जी, साइन उल्टे कर लो और x को अंदर ले जाओ, 2 पाई, तो ये 1 बन जाएगा माइनस x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। चेक कर लो बच्चा जी, मैंने इसको पहले लिख लिया, x अंदर ले रहा हूं, एक्सेस कट गया और यहां x लगा दिया।
अब x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये एक्सट्रीम वाला एंगल की बात कर रहा है भाई, जो एक्सट्रीम, ये एंगल सपोज कर लेते हैं हम लोग थीटा, एक्सट्रीम एंगल। अब यहां पर इसकी बात नहीं कर रहा, एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की बात कर रहा, देखो तो बेस अपॉन कॉस थीटा बन जाएगा। सो दिस इज योर 2 पाई ब्रैकेट बिगिन 1 माइनस कॉस थीटा। कोई डाउट हो बच्चा? दिस इज सॉलिड एंगल ऑफ अ डिस्क एट ए पॉइंट, और वो डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं है, देख लो। तो अगर चाहे वो सेंटर में आ जाए तब भी 2 पाई है, इंफिनिटी चला जाए तब भी 2 पाई है। स्फीयर के केस में ऐसा नहीं है, क्लोज्ड सरफेस जो स्फेरिकल सरफेस है वॉल्यूम वाइज है। देखो भाई ये डिस्टेंस एक्स तो खत्म, गैप हो गया एक्स तो यहां से, थीटा डिपेंडेंट आ गया, ये थीटा डिपेंडेंट आ गया, यहां आ जाएगा थीटा और बढ़ जाएगा, यहां जाए तो यहां जाए तो थीटा कितना हो जाएगा, हाँ जी 90 डिग्री कॉस 90 कितना होता है, 0 खत्म, 2 पाई एंगल रह गया जो सेंटर पे होता है। दिस इज वेरी इंफॉर्मेटिव, वेरी इंफॉर्मेटिव, दिस इज वेरी इंफॉर्मेटिव। अब न्यूमेरिकल करेंगे तो ये सारी चीजें यूज करूंगा न्यूमेरिकल के अंदर। अब मैं न्यूमेरिकल में ये सारी बातें यूज करूंगा मैं आपकी, ठीक है बच्चा जी, न्यूमेरिकल्स में ये सारी बातें यूज करूंगा मैं आपकी न्यूमेरिकल्स के अंदर। तो मैंने क्या कहा, पहले मैंने सिर्फ 10 मिनट लगा के आपका एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल किया। अब मैंने कहा मुझे 2 शब्द वहां पर तंग कर रहे थे, अब वो शब्द सारे, अब ये चीजें सारी आपकी कंपटीशन में यूज होंगी सॉरी, कि अगर क्लोज्ड सरफेस वॉल्यूम वाइज है तब एंगल सबटेंडेड सॉलिड एंगल बाहर 0 होता है, अगर वो प्लेन वाइज है, प्लेन है तो उसका एंगल 2 पाई ही होता है। देख लो, डिस्टेंस तो खत्म ही कर दिया ना मैंने। चलें आगे, देखो क्वेश्चन है, ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस आर, ठीक है जी, ऑफ रेडियस आर। फाइंड फ्लक्स लिंक्ड विद स्फीयर, ये निकालना है भाई मुझे। तो लो जी कोई बात नहीं, मैंने कहा कि स्फीयर है, अब रेडियस आर अननोन है, आपकी मर्जी है, उसको 4 सेंटीमीटर बनाओ, 10 सेंटीमीटर बनाओ, बस उसको नाम आर दे देना। यहां पर एक पॉइंट चार्ज प्लस क्यू रखा हुआ है, तो क्या करोगे आप, ऐसी तो करोगे, एक सरफेस बनाओगे, इधर को फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इधर को एन कैप होगा। तो व्हाट इज फाई, ई डॉट डी एस होती है विद इंटीग्रेशन साइन, तो वो बन जाएगी ई डॉट एन कैप डी एस बन जाएगी, तो वो बन जाएगी ई डी एस बन जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और डी एस का क्या आ जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये तो फील्ड बाहर था, चाहो तब 2 स्टेप कर दो, फील्ड बाहर निकाल के लिख दिया मैंने, डीएस अंदर रखा, डीएस को इंटीग्रेट कर दिया। तो व्हाट इज फाई जी, तो वही किया मैंने, जो आर्टिकल था आपका वही कर दिया मैंने, और क्या बस। इसको थोड़ा सा एनालाइज करूं इसको, क्या मैं इसको ऐसे सॉल्व कर सकता था, थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। तो फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस इज इक्वल टू इंटीग्रल ई कैप एन कैप डी एस इज इक्वल टू ई बाहर आ गया, डी एस आ गया, ठीक है बच्चा जी, आराम से काम करते हैं। व्हाट इज ई, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है, इनटू डी एस, तो दिस इज योर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डी एस बाई आर स्क्वायर। कोई डाउट हो बच्चा इसके अंदर? इस पूरे की वैल्यू ओवर ए क्लोज सरफेस 0 होती है, कट गया 4 पाई से 4 पाई। एक थोड़ा सा आपको व्यू पॉइंट दिया मैंने, सोचने का यू कैन डिफरेंट वे में सोचने का आपको वो मतलब कोशिश की मैंने बताने की, क्योंकि मुझे ये यूज करना पड़ेगा धीरे धीरे ये वाला कंसेप्ट भी। बेसिकली क्या किया आपने, आराम से सुनो, आपने कहा टोटल चार्ज जो फ्लक्स है वो टोटल चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट होती है। मैंने कहा जी क्लोज सरफेस एंगल तो 4 पाई होती है, तो पर यूनिट सॉलिड एंगल आ गई, इनटू सॉलिड एंगल कर दो बस। और क्या किया मैंने,
विद इन क्लोज्ड सरफेसेस। अब तो मैंने पढ़ लिया ना सारा वो सॉलिड एंगल निकालने का तरीका, कि अगर कोई इरेगुलर सरफेस है तो कैसे काम करना है मुझे। ठीक हो गया बच्चा, देख लो। तो मैंने क्या कहा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट विद इन क्लोज्ड सरफेस है, क्लोज्ड सरफेस का एंगल कितना होता है 4 पाई होता है, तो मैंने Q अपॉन Q बाय एप्सिलॉन को डिवाइडेड बाय 4 पाई कर दिया। दिस इज पर यूनिट सॉलिड एंगल निकाल दिया, और फिर सॉलिड एंगल को इनटू कर दिया, जो एंगल गिवन होगा उसमें निकल जाएगी आपकी। अगर आप हेमिस्फीयर होगा तो ये 2 पाई आ जाएगी, बाय 2 हो जाएगा यहां पर, बिकॉज हेमिस्फीयर का सॉलिड एंगल तो 2 पाई होता है ना मेरा बेटा। पूरे स्फीयर का कितना है 4 पाई, आधे का 2 पाई रह जाएगा। देख लो, कोई डाउट हो तो। थोड़ा सा आपको डिफरेंट वे में सोचने का तरीका समझाया मैंने आपको, आपकी मर्जी है। हालांकि न्यूमेरिकल पूरा हो गया, लेकिन मैं ऐसे भी सोचना शुरू करो धीरे धीरे, अगर आपने कंपटीशन फाइट करना है। नेक्स्ट इज a point charge plus Q is placed at the center of a cube. Find flux linked with each face, 6 फेसेस होती है भी, and विद होल क्यूब। दोनों बातें करनी है भाई। तो ये एक क्यूब है, ये उसका बेस है, यहां से डिस्टेंस a/2 पे चार्ज रखा हुआ है भाई, डिस्टेंस a/2 के ऊपर। ठीक है जी, चार्ज रखा हुआ प्लस क्यू। Find flux linked with each face and with whole cube. अब मुझे पता क्यूब इज ए क्लोज्ड सरफेस, व्हाट इज फ्लक्स लिंक्ड विद होल क्यूब? बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, नो नीड टू गो इनटू डिटेल नाउ। मुझे पता क्लोज्ड सरफेस का एंगल कितना होता है 4 पाई होता है। अब वही बात आ गई, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पर यूनिट सॉलिड एंगल है इनटू 4 पाई। बेसिकली ये चीज चल रही है यहां पर। अब विद ईच फेस की बात कर रहा है भाई, टोटल ये आ गई है क्यूब है, तो टोटल कहां जा रही है 6 फेसों में से जा रही है। देयर आर 6 फेसेस, देयर आर 6 फेसेस ऑफ इक्वल फेस एरिया, ऑफ इक्वल फेस एरिया। तो ये सारी की सारी 6 फेसेस में से बाहर आ रही है विद 1 फेस, 5 फेस कितनी हो जाएगी 1/6 ऑफ क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू बाय 6 एप्सिलॉन। अब मैंने क्या कहा, उसको यूज करना सीखूंगा मैं धीरे धीरे। धीरे धीरे यूज करना सीखूंगा मैं उसको। चारों 6 के 6 डायरेक्शन में मेरा एंगल बट गया, तो दिस वाज द पर यूनिट सॉलिड एंगल। 6 डायरेक्शन में एंगल बट रहा है तो 4π/6 एंगल बन जाएगा मेरा इन 1 डायरेक्शन। कोई डाउट हो बच्चा? चलें आगे, नेक्स्ट देखो। छोटी छोटी बातें हैं ये, छोटी छोटी बातें हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, पहले मैं फिगर बना रहा हूं। एक मेरे पास क्या है, या चलो पहले लिखते हैं। ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड एल। ठीक है, फाइंड फ्लक्स थ्रू ईच फेस ऑफ क्यूब, ईच फेस ऑफ। चलो पहले फिगर बनाते फिर बताएंगे क्या निकालना है। अभी इसको लिखते नहीं है, पहले बताते पहले फिगर बनाते फिर बताएंगे करना क्या है। तो मैंने एक क्यूब बनाया बेटा छोटा, जान के छोटा बना रहा हूं मैं क्योंकि मुझे अभी बड़ा भी बनाना है। तो इसके एक कॉर्नर पे किसी भी चलो इस कॉर्नर पे रख लो, इस कॉर्नर पे मैंने क्या रख दिया पॉइंट चार्ज क्यों रखा, इसको नेमिंग भी रखे साथ साथ A, B, C, D, E, F, G और H।
कहते हैं फ्लक्स बताओ कितनी होगी, और पॉइंट चार्ज सेंटर पे नहीं है, कॉर्नर पे है। अब यहां मुझे सिमेट्री ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, मुझे एक बड़ा क्यूब बनाना पड़ेगा जिसकी साइड कितनी होगी बच्चा जी, 2L होगी। जिसकी साइड, इसकी साइड L है, इसकी साइड कितनी होगी, 2L होगी। पहले वो बनाते हैं, फिर बात करते हैं कि हम करना क्या चाह रहे हैं यहां पर। ये मैंने एक बड़ा क्यूब बनाया, ठीक है बच्चा, ये बड़ा क्यूब बना दिया, ठीक हो गया। अब इसकी साइड 2L है बच्चा जी, ध्यान रखना। इसके पहले ऐसे दो पार्ट किए, ये दो पार्ट ऐसे किए, काट दिया आरी से या ब्लेड से काट दिया, दो पार्ट कर दिए मैंने इसके, ये दो पार्ट कर दिए, दो पार्ट बन गए। अब इनको ऐसे भी काट दिया, तब इसके 4 पार्ट बना दिए मैंने, ये 4। इनको ऐसे भी काट दिया, 8 पार्ट बन गए भाई अब इसके। तो वो ये लाइन डॉटेड लाइन यहां भी, तभी तो अलग अलग नजर आएंगे। ये लाइन यहां पर भी आएगी, ठीक है जी, और कहीं आएगी, ये लाइन यहां पर भी आएगी, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अब ये जब काटा मैंने, एक क्यूब बनेगा, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, ये जी है और ये एच है। एक क्यूब ये वाला बना जो बाहर बन रहा है, ध्यान से देखो जरा, जो क्यूब वो बाहर बन रहा है, जो बाहर बन रहा है, जो मेरे मतलब का क्यूब है, वो क्यूब ये रहा, बाहर को बन रहा है, इधर को बन गया। अब ये वही पॉइंट चार्ज जो मैंने ये रखा हुआ है, अब ये पूरे क्यूब के अंदर आ गया, बड़े वाले के अंदर, जिसकी साइड कितनी है, 2L है, और विद इन ए क्यूब व्हाट इज फ्लक्स, क्या होती है, Q बाय एप्सिलॉन। वहां पर डायमेंशन की बात तो कहीं आती ही नहीं। अब इसकी जो फ्लक्स है इस पूरी फेस में से कितनी होती है भाई, फाई कितनी होती है भाई, इसको चलो 1 मान लीजिए, टोटल की है, दिस इज टोटल। ये फेस किसकी है, 2L वाले की है, तो 1/6 ऑफ Q बाय एप्सिलॉन नॉट, फेस 2L वाले के, ध्यान रखना। वो जो 2L वाले की फेस है उसका 1/4 एरिया मेरे वाले क्यूब का है, 1/4 एरिया, तो मेरे वाले में से कितनी आएगी, फाई फेस L वाले में से 1/4 ऑफ, हाँ जी, इस वाले की 1/6 Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो Q बाय 24 एप्सिलॉन नॉट इज फ्लक्स थ्रू फेस। कोई डाउट हो बच्चा जी? इस फेस में भी इतनी आएगी, इस फेस में, जिस जो मतलब इसको क्या कर रही है, इंक्लूड कर रही है। कोई डाउट हो बच्चा? कोई डाउट हो बच्चा जी? देख लो, ऐसी इधर की बात करूंगा, ऐसी उधर की बात करूंगा, तो अब यहां एक चीज देखने वाली है, सिर्फ फेसेस कौन कौन सी आएंगी, हां जी, एक तो फेस ये वाली आएगी, एक फेस ये वाली आएगी, और एक फेस ये वाली, जिसमें ए नहीं लाई करता। ठीक हो गया बच्चा जी? कोई डाउट हो आपको उसके अंदर? तो फाइंड फ्लक्स थ्रू फेस विच डू नॉट इंक्लूड पॉइंट ए, ये निकालनी थी। फाइंड फ्लक्स थ्रू फेसेस विच डू नॉट इंक्लूड पॉइंट ए। ठीक है बच्चा जी? कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? चेक कर लो। चलें आगे, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, एक रिंग है ऑफ रेडियस r, इसके ऊपर मैंने चार्ज दिया हुआ है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है चार्ज को। अब मैंने क्या किया, एक रिंग और बनाया जिसकी रेडियस r है और वो इसके सेंटर में से पास कर रहा है, ऐसे बनाया, एक रिंग और बनाया भाई मैंने, लाइक दिस। इसका सेंटर इसकी पेरिफेरी पे लाई करता है, ऐसे बनाया। इस वाले के ऊपर मैंने चार्ज दिया हुआ है भाई, ये चार्ज दिया हुआ है इसके ऊपर, पहले वाले के ऊपर चार्ज दिया हुआ है, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। टोटल चार्ज, ये ऐसे कर दो,
चार्ज Q is distributed uniformly over a ring of radius R. ठीक है, another ring is constructed, या सरफेस को देखिए बात है, constructed in such a way, constructed another ring of radius R, another ring of radius R is constructed in such a way that center of ring lies on the circumference of charged ring. ठीक है जी, फाइंड फ्लक्स लिंक्ड विद रिंग ड्रॉन, जो ड्रॉ किया इसके साथ भैया, फाइंड फ्लक्स लिंक्ड विद रिंग ड्रॉन, जो रिंग ड्रॉ किया है उसके साथ आपने फ्लक्स लिंक्ड निकालनी है भाई। लो जी, ये इसका सेंट्रल पॉइंट है, यहां से ड्रॉ करो और इसको ज्वाइन करो, कोई फर्क तो नहीं पड़ा बच्चा, ये देख लो, ये रेडियस के बराबर है, ये भी रेडियस के बराबर है, ठीक है जी, दोनों साइडें बराबर है, तो फिर और उसके बाद ये भी रेडियस के बराबर है और ये भी रेडियस के, और यहां से ड्रॉ करूंगा तो ये भी रेडियस है, इस वाले ये सारी आपको बराबर दी हुई है। इट मींस ये सारे एंगल 60 60 60, ये भी 60 60 60, व्हाट इज दिस टोटल एंगल? 120 डिग्री। हाँ जी, टोटल कितना आ गया? 120 डिग्री आ गया, देख लो। इसका मतलब, अब मैं बाहर ड्रॉ कर रहा हूं, इसका मतलब ये हो गया जो चार्ज्ड रिंग है उसका जो 120 एंगल वाला चार्ज है वो दूसरे रिंग के अंदर चला गया, चेक कर लो भाई, इसके अंदर चला गया। जो ये वाला 120 के एंगल वाला चार्ज है, ये चार्ज सारा इस रिंग के अंदर आ गया। तो व्हाट इज चार्ज पर यूनिट एंगल कितना होता है भाई? Q अपॉन 2 पाई। पूरे का चार्ज Q था, चार्ज को नाम दिया मैंने स्मॉल q, ये पर यूनिट एंगल आ गया भाई कितना? 120। 120 कितना होता है बच्चा जी? हाँ जी, 120 2 पाई बाय 3 हो जाएगा। तो दिस इज चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इज योर फ्लक्स। कोई डाउट हो बच्चा जी? देख लीजिए, ये भी चार्ज पर यूनिट सॉलिड एंगल ऑफ रिंग है, वही जो मैंने आपको समझाया था उस समय कि दिस इज बेसिकली क्या होता है फॉर्मूले के अंदर, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू चार्ज पर यूनिट सॉलिड एंगल। अब रिंग के केस में होता ही सॉलिड एंगल 2 पाई है, इनटू 2 पाई बाय 3। देख लीजिए, मैं छोटी छोटी बातें हैं जिसको मैं आपकी थ्योरी से मैच करके दिखा रहा हूं कि बेसिकली यहां पर रिंग वर्ड लगाया है, 2 डायमेंशनल फिगर है, उसका सॉलिड एंगल 2 पाई होता है। तो दिस इज चार्ज पर यूनिट सॉलिड एंगल बेसिकली। आप चाहो तो उसका ऐसे जो सिमेट्री आपको समझ आती है उससे कर दो कि भी 360 डिग्री पे एंगल पे चार्ज Q है, एक पे Q बाय 360 डिग्री हो जाएगा और 120 पे कितना होगा। आप चाहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है मेरा बेटा जी, वो Q बाय 3 आ जाएगा, वहां से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। इट हार्डली गोइंग टू मेक अ डिफरेंस, कोई डाउट हो। चलें आगे, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक डाइपोल है, ये चार्ज माइनस Q है और ये चार्ज प्लस Q है, अलोंग एक्स एक्सिस रखे हुए हैं, दिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। एक प्लेन बनाया मैंने, YZ प्लेन बनाया, एक ये YZ प्लेन बनाया मैंने, YZ प्लेन, दिस इज माय YZ प्लेन। ये डिस्टेंस d बाय 2 है और ये डिस्टेंस भी d, थोड़े छोटे बड़े बन गए, कोई बात नहीं, इसको आगे कर देते हैं, अब ठीक हो जाएगा। चार्ज ऊपर दिखा देते हैं क्योंकि डिस्टेंस नीचे दिखा रहा हूं, तो चार्ज ऊपर दिखा देते हैं। ये डिस्टेंस भी कितना है बच्चा जी? d बाय 2 है। फाइंड फ्लक्स थ्रू
YZ प्लेन, फाइंड फ्लक्स थ्रू YZ प्लेन, फाइंड फ्लक्स थ्रू YZ प्लेन। अभी आपको मैंने करके दिखाया था कि अगर मेरे पास सर्कुलर डिस्क है तो उसका एंगल यहां 2 पाई था, सेंटर भी। अगर ये बहुत बड़ा प्लेन बन जाएगा तो एंगल तो वही रहेगा 2 पाई, क्योंकि प्लेन बन गया फिर तो इन्फिनिटी हो गया ना। जब इन्फिनिटी हो गया तो मेरा जो ये क्या था, कॉस थीटा था ये वाला, इन्फिनिटी पे जाकर तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। व्हाट वाज द सॉलिड एंगल, अभी तो आया था 2 पाई 1 माइनस कॉस ऑफ एल्फा, तो इसको एल्फा 90 डिग्री, सॉलिड एंगल 2 पाई। व्हाट इज फ्लक्स ड्यू टू दिस, कहां होगी ये, इधर को होगी, Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये पर यूनिट सॉलिड एंगल है, इनटू इसका सॉलिड एंगल, तो Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स ड्यू टू चार्ज प्लस Q आ गई भाई। इधर को है, इधर को आ रही है क्योंकि प्लस, हाँ इधर को आएगी, माइनस की भी इधर को ही होगी, तो फ्लक्स की भी कितनी होगी, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सेम आ जाएगी बिल्कुल। अब तो दो पता लिखने, अब मुझे 2 स्टेप करने की जरूरत नहीं है, सेम चीज है बिल्कुल। ये डायरेक्शन की बात करनी है, कहां आ जाएगी, अलोंग माइनस एक्स एक्सिस, ये भी कहां है, अलोंग माइनस एक्स एक्सिस। तो व्हाट इज द टोटल फ्लक्स, कितनी हो जाएगी भाई, 2 इंटू क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय। ये मैं न्यूमेरिकल तब तक नहीं कर सकता था जब तक मुझे वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, प्लेनर वाला, प्लेन वाला, कि अगर 2 डायमेंशनल सर्कल है या क्लोज्ड सरफेस है उसका एंगल 2 पाई होता है, पॉइंट बाहर लाई करे या अंदर लाई करे। ये अब देखो ना, छोटी छोटी बातें हम कहां से चले थे और कहां पहुंच गए, छोटी छोटी बातें सारी है। कोई डाउट हो बच्चे इसके अंदर आपको? तो आज मैंने आपकी गॉस थ्योरम को कंसेप्चुअली क्लियर करने की कोशिश की है, उसमें मैंने सॉलिड एंगल का कंसेप्ट थॉरली यूज करने की कोशिश की है, क्योंकि जब तक मैं वो कंसेप्ट यूज नहीं करूंगा तब तक बात नहीं बनेगी। जब तक वो कंसेप्ट यूज नहीं करोगे तब तक बात नहीं बनेगी। तो मैंने यहां पर पूरी कोशिश की है आपके सारे गॉस थ्योरम को कंसेप्चुअली क्लियर करने की यूजिंग सॉलिड एंगल। मैं फिर कह रहा हूं, जो मैंने शुरू के 10 मिनट में काम किया था वो आपका एनसीईआरटी, क्योंकि मैं पहले एनसीईआरटी वाला काम करता हूं, उसके बाद आपके टॉपिक को एडवांस करता हूं मैं। तो मेरे जो लेक्चर, जितने भी आप लेक्चर सुनोगे मेरे, चाहे वो 11th के हैं चाहे वो 12th के शुरू किए मैंने, अब सब में ही मैंने आपको बेसिक से उठाकर मैं आईआईटी लेवल तक लेकर आया हूं। ये मैं आपको, यू कैन से विद कॉन्फिडेंस आई कैन यूज द वर्ड्स कि अगर आप मेरे लेक्चर सुन रहे हो, इसके साथ सिर्फ आप कोई मल्टीपल चॉइस की बुक उठा लो, कोई भी उठा लो, मैं कोई नया सजेस्ट नहीं करता, कोई भी उठा लो, उसके सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लो आप। मैं नहीं मानता कि आपका नीट क्लियर ना हो या जेडब्ल्यू मेंस क्लियर ना हो, आईआईटी के लिए देखो आपको प्रॉब्लम और एडवांस करनी पड़ेंगी। मेरी एक लिमिटेशन है कि मैं एक लिमिट तक कर सकता हूं चीजों को, लेकिन मैंने कंसेप्ट सारे क्लियर कर दिए आईआईटी के भी आपके यहां पर। हर लेक्चर में मैंने ऐसे ही काम किया है, चाहे वो 11th के हैं चाहे वो 12th के हैं। 11th में पूरी अपलोड कर चुका हूं, 12th मैंने शुरू की हुई है पूरे महीने से, इसको भी कोशिश करके अगस्त सितंबर तक मैं कंप्लीट कर दूंगा, कोशिश मेरी है। इसके बाद फिर हम और भी काम करेंगे, इसको ही छोड़ेंगे नहीं। इसके बाद फिर हम कोशिश करेंगे एचसी वर्मा के चैप्टर उठाएंगे एक एक करके, ताकि फिर मैच कराकर दिखाऊंगा मैं आपको कि ये मैंने वहां थ्योरी में किया हुआ है। तो मैंने कोशिश की है कि मैं आपको चीजों को कंसेप्चुअली क्लियर कर दूं। ठीक है बच्चा, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे। अब हम इस गॉस थ्योरम को यूज करेंगे आगे। अब डायरेक्ट, अब मैंने सारा सीख लिया, उसके अंदर क्या है क्या नहीं है, सॉलिड एंगल का कंसेप्ट सीख लिया मैंने, सारा चीज सीख ली मैंने। अब इसको यूज करूंगा मैं, अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, ड्यू टू लाइन ऑफ चार्ज निकालनी है, ड्यू टू स्फीयर निकालनी, अब उसमें यूज करेंगे इसको। अब मैं, अब नाउ आई एम मेंटली कंफर्टेबल कि मेरे पास मुझे गॉस थ्योरम आती है। ठीक है बेटा, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे। थैंक यू वेरी मच।